गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ प्रकाश पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, जो कि पाठ 12 है आपका प्रकाश। तो पाठ 12 है बेटा आपका प्रकाश। क्या आपने सोचा है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? क्यों अंधेरे कमरे में हम कुछ नहीं देख पाते, लेकिन बल्ब, टॉर्च या ट्यूब लाइट की रोशनी में हम कमरे की सभी वस्तुओं को अच्छे से देख सकते हैं। हमारी आंखें सब कुछ प्रकाश के कारण ही देख पाती हैं। हमारे जीवन के लिए प्रकाश बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रकाश के पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे देखते हैं। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रकाश हमें मिलता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या हैं? तो चलिए इनके इनके बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। आइए प्रकाश के स्रोतों के बारे में जानें। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत तथा दूसरे हैं आपके मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। तो जो आपके प्राकृतिक स्रोत है वह हमें प्रकृति से मिले होते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। आगे चलते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जैसे कि बिजली का बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती आदि मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त तथा अदीप्त। दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसे हैं जो अपना प्रकाश देते हैं, यानी कि वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश देती हैं दीप्त कहलाती हैं, जैसे कि सूर्य, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, लाल गरम गोला आदि। फिर है अदीप्त प्रकाश के स्रोत। बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो अपना प्रकाश नहीं देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं उस समय दिखाई देती हैं जब उन पर कोई प्रकाश पड़ता है। इनके द्वारा प्रकाश का कुछ भाग बिखर कर आंखों पे पड़ता है, जिस कारण ये वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। चंद्रमा और पृथ्वी दीप्त पिंड नहीं है, ये हमें सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं। चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं होता, यह हमें सूर्य के प्रकाश से ही चमकता हुआ प्रतीत होता है। आगे चलते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में ही चलता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। एक मोमबत्ती को जलाएं, उसे मेज पे रखें और मोमबत्ती की लौ को पहले एक सीधे पाइप से देखिए। आपको मोमबत्ती की लौ दिखाई दे रही है? जी हाँ। अब इसे एक मुड़े हुए पाइप से देखिए। मुड़े हुए पाइप से देखने पर मोमबत्ती की लौ दिखाई नहीं देती। इससे पता चलता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में ही चलता है। आगे चलते हैं। प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? अभी तक ज्ञात वस्तुओं में प्रकाश की चाल बहुत अधिक है। यह लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक होने के कारण हम किसी बल्ब के स्विच को ऑन करने तथा इसके प्रकाश को दीवार तक पहुंचने में लगे समय के अंतर को नोट नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश 8 मिनट का समय लेता है। जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है तो समस्त प्रकाश पूरी तरह से वस्तु के अंदर से गुजर जाता है। इसका केवल कुछ भाग ही वस्तु के अंदर से गुजर पाए तथा शेष अवशोषित हो जाता है। ये इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, वस्तु द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाए या फिर प्रकाश उससे बिल्कुल भी गुजर ना पाए। तो ऐसा तब होता है जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है। तो इस प्रकार की घटनाओं में से किसी भी प्रकार की घटना घटित हो सकती है। इस आधार पर हम वस्तुओं को 3 वर्गों में बांटते हैं, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार निकल जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे
वायु, शुद्ध जल, कांच आदि। पारभासी पदार्थ ऐसी वस्तुएं जिनसे थोड़ा सा प्रकाश निकल पाता है पारभासी कहलाती हैं, जैसे कि घिसा हुआ कांच, ग्रीस, तेल लगा कागज, बटर पेपर आदि। आगे देखते हैं, अपारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं निकलता अपारदर्शी कहलाती हैं, जैसे लकड़ी, पेंट, कागज आदि। आगे देखते हैं, छाया क्या होती है? जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, तब वे फट जाती हैं तथा वस्तु में से होकर नहीं जा सकती। अपारदर्शी वस्तु के पीछे का वह स्थान जहाँ पे प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता है, वह स्थान छाया कहलाता है। छाया का आकार प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं, छाया का बनना जब प्रकाश का स्रोत केवल एक बिंदु के बराबर होता है, यानी जब प्रकाश एक बिंदु के बराबर होता है तब हमारी छाया कैसी बनती है? तो आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एस बिंदु एक प्रकाश का स्रोत है, यहाँ पे स्पष्ट भी हो पा रहा है, तथा एक बिंदु प्रकाश स्रोत ए बी लाइन एक अवरोध और पीपी पर्दा है। पीछे यहाँ पे आपका ये पर्दा है और ए बी आपका एक अवरोधक है। सभी बिंदु एस सभी दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। डिस्क प्रकाश के एक कोण को रोकता है, जिस कारण पर्दे के भाग ए बी पर छाया होती है। ए के ऊपर तथा बी के नीचे पर्दे पर इस स्रोत से पूरा प्रकाश पड़ता है, इसलिए वे भाग भली प्रकार प्रकाशित होते हैं, परंतु ए बी के मध्य प्रकाश बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, जिस कारण यह भाग काला हो जाता है कि यहाँ पे आपका प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। लेकिन देखो यहाँ भी पहुंच रहा है, तो यहाँ पे पर्दे पर डिस्क की छाया बन जाती है। फिर है आपका जब प्रकाश स्रोत अपारदर्शी वस्तु से छोटा होता है। तो देखिए, एस एस एक प्रकाश स्रोत, पी क्यू एक अपारदर्शी वस्तु तथा एस वाई पर्दा है। स्रोत के किसी ऊपरी बिंदु से दो सीधी रेखाएं खींचने से ज्ञात हो जाएगा कि बिंदु द्वारा गोले की छाया पर्दे पर बीडी स्थान घेरती है। इसी प्रकार स्रोत के किसी निचले भाग द्वारा पर्दे की छाया का स्थान एसी पर होता है। अन्य बिंदु द्वारा छाया एडी बीच में पड़ती है। स्पष्ट है कि पर्दे पर बीसी ही एक ऐसा स्थान होगा जहां बिल्कुल अंधेरा होता है। ए बी भाग स्रोत के निचले भाग से प्रकाश नहीं पाता तथा सी डी स्रोत के ऊपरी भाग से प्रकाश नहीं पाता। इसी प्रकार बी सी के चारों ओर ए से डी तक हल्की छाया होती है। इस प्रकार छाया के दो भाग होते हैं। पहला भाग जो स्रोत के कुछ भागों में प्रकाश नहीं पाता, जैसे कि बी सी प्रछाया कहलाता है। दूसरा भाग जो स्रोत के कुछ भागों से प्रकाश को पाता है और कुछ भागों से नहीं, उपछाया कहलाता है। जैसे जैसे पर्दे की स्रोत की दूरी बढ़ती जाती है, दोनों प्रछाया और उपछाया भी बढ़ती जाती हैं। आगे देखते हैं, जब स्रोत वस्तु से बड़ा हो, जैसा कि आपको यहाँ पे इसमें चित्र में दिखा के बताया भी गया है कि एस एस एक प्रकाश स्रोत है, पी क्यू एक अपारदर्शी वस्तु है, वस्तु एवं एक्स वाई एक पर्दा है। इस दशा में प्रछाया और उपछाया का चित्र बनना दिखाया गया है। उपछाया पहले की भांति अप बिंदु होती है, लेकिन प्रछाया अभिबिंदु होती है, जो एक निश्चित बिंदु के परे नहीं दिखाई देती। पर्दे की एक्स वाई की स्थिति, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रछाया एवं उपछाया दोनों की बनती है, लेकिन जैसे जैसे पर्दा वस्तु से दूर हटाया जाता है, वैसे वैसे प्रछाया घटती जाती है और उपछाया बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि किसी निश्चित बिंदु पर प्रछाया एक बिंदु मात्र ही रह जाती है तथा उसके परे वह अदृश्य भी हो जाती है। यहाँ पे आप इसको देख भी पा रहे हैं। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश द्वारा छाओं का निर्माण होता है। तो छाओं का निर्माण किससे होता है? सूर्य के प्रकाश से होता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा बनी छाओं की लंबाई सदैव समान नहीं होती।
यह सूर्य वस्तु तथा सतह द्वारा बनाए गए कोण में परिवर्तन के अनुसार बदलती रहती है। सुबह शाम के समय छाया थोड़ी लंबी होती है, जबकि दोपहर के समय छाया सबसे छोटी होती है जब कोण समकोण होता है। आगे देखते हैं, उड़ती हुई चिड़िया की छाया पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के व्यास की अपेक्षा जो चिड़िया का व्यास होता है वह बहुत छोटा होता है। चिड़िया के द्वारा बनी प्रछाया इतनी छोटी होती है कि वायु में ही गायब हो जाती है। इससे बनने वाली उपछाया बहुत हल्की और बड़ी होती है, अतः कठिनता से ही दिखाई पड़ती है, अतः पृथ्वी पर कोई छाया नहीं बनती। आगे देखते हैं, ग्रहण। ग्रहण क्या होते हैं? ग्रहण का शाब्दिक अर्थ होता है निगल लेना या अदृश्य हो जाना। तो कोई वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित में से एक अथवा अधिक परिस्थितियों में अदृश्य हो सकती है। जब वस्तु स्वयं प्रकाश का स्रोत न हो तथा किसी अन्य स्रोत से उस पर प्रकाश पड़ रहा हो, या प्रेक्षक और वस्तु के बीच में कोई अवरोध के कारण के रूप में आ जाए, जैसे कि ग्रहण में भी होता है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा आपका पृथ्वी व सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब उसकी प्रछाया एवं उपछाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य के कुछ भाग दिखाई नहीं पड़ते। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता तथा प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि सूर्य चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी की कक्षा का तल तथा पृथ्वी के चारों ओर की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा की कक्षा का तल एक दूसरे के सापेक्ष कुछ झुके होते हैं, अतः प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के केंद्र एक सीधी रेखा पर नहीं होते। आगे चलते हैं, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही पड़ता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। आप देख रहे हैं चित्र में कि पृथ्वी आपकी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई है, जिसमें कि सूर्य ग्रहण पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिस कारण वह पृथ्वी पर दिखाई नहीं देता। उस समय चंद्र ग्रहण होता है। यदि चंद्रमा की चक्रिका छाया के मध्य से गुजरती है तब हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। यदि चक्रिका का कुछ भाग ही छाया से गुजरता है तो हमें आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। आगे देखते हैं, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश किसी वस्तु पे आकर टकराता है और टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है तो यह क्रिया परावर्तन कहलाती है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तो आइए इसके नियम के बारे में भी जानते हैं। आपतित किरण। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, एक किरण यहाँ पे आपतित किरण है। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तन सतह से आकर टकराती है आपतन बिंदु कहलाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपतन बिंदु O है आपका। परावर्तित किरण। आपतन बिंदु के परावर्तन के बाद आपतित किरण परावर्तित हो जाती है, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण। आपतित किरण व अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वह आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप देख पा रहे हो I=R होगा, ठीक है, और ये जो हमारे कोण हैं ये एक दूसरे के बराबर होंगे। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है, तीनों एक ही
तल में हैं। आगे चलते हैं, पार्श्व परावर्तन। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तब हम हमारा प्रतिबिंब हमारी ओर मुंह किए हुए है तथा हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ होता है। इस घटना को ही पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। समतल दर्पण में बने हुए सभी प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन को दर्शाते हैं। समतल दर्पण के उपयोग किसमें किया जाता है? समतल दर्पण मुंह देखने के काम आता है। इनका उपयोग पेरिस्कोप तथा क्लाइडोस्कोप में होता है। स्काउट एवं फौजी अफसरों द्वारा सिग्नल देने में इनका उपयोग होता है तथा आंखों की जांच करने में उपयोग किए जाने वाले चार्ट की मानक दूरी सुनिश्चित करने हेतु भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। फिर है आपका बहुमूर्तिदर्शी, जिसको हम क्लाइडोस्कोप कहते हैं। इसमें 3 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बना के रखे जाते हैं। दर्पणों का यह प्रबंध अक्सर एक बेलनाकार डिब्बे में रखा जाता है। इसके एक सिरे पर रंगीन कांच के कुछ टुकड़े रखे होते हैं। जब दूसरे सिरे से देखते हैं तो दर्पण द्वारा बने कांच के टुकड़े बहुलिक प्रतिबिंबों के कारण सुंदर पैटर्न को दर्शाते हैं और बहुमूर्ति दशा को घुमाने पर कांच के टुकड़ों और प्रतिबिंबों द्वारा बना हुआ पैटर्न परिवर्तित होता रहता है, जिसको क्लाइडोस्कोप कहा जाता है। फिर है आपका परिदर्शी, जिसको पेरिस्कोप कहते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग उन वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं जो हमारी दृष्टि रेखा की सीध में नहीं होती। जैसे उदाहरण, उसका उपयोग पनडुब्बियों से पानी की सतह के जहाजों को देखने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं, गोलीय दर्पण। तो दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग है जो प्रकाश को परावर्तित करता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। जब प्रकाश का परावर्तन अंदर के पृष्ठ अर्थात खोखली ओर से होता है तब दर्पण अवतल कहलाता है। आप देख रहे हैं अंदर की ओर है ना खोखली पृष्ठ, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। तथा जब ये बाहर की ओर होती है तो ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। जैसे कि जब प्रकाश का परावर्तन बाहर की ओर उभरी हुई सतह से होता है तो इसको उत्तल दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पणों में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण पद। ध्रुव, दर्पण के केंद्र को इसका ध्रुव कहते हैं तथा इसे P से दर्शाते हैं। आप देख पा रहे हैं जो हमारा दर्पण है उससे बीच में एक रेखा निकलती है जिसको ध्रुव कहा जाता है। गोले का केंद्र जहां दर्पण बनता है वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए यहाँ पे हमारा ये C है। जब यहाँ पे हमारा दर्पण बनता है तो इसे वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र तथा P को यानी कि ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कि R से दर्शाते हैं। हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसका फॉर्मूला है F = R/2। आगे चलते हैं। फिर है बेटा आपका मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर पड़ने वाली किरण को ही दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है यह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें फोकस पर वास्तव में मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में तो ये रियल में मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ ये हमें आती हुई मिलती हुई प्रतीत होती है। इसी कारण से अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक एवं उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से दर्शाते हैं, F = R/2। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन निम्न बातों पर निर्भर करता है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है, जैसा कि आपको चित्र 1 में दिखाया गया है। फिर है दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट
जाती है, जैसे कि ये किरण फोकस से आई और बाद में आपके उसी माध्यम में वापस लौट गई। आगे चलते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने हुए प्रतिबिंब। तो जब अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है तो कौन सा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आइए देखते हैं। तो बेटा, जब आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण से अनंत दूरी पर बनता है तो कैसा बनता है आपका प्रतिबिंब, फोकस पे बनता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एफ पे बन रहा है, तथा वास्तविक और छोटा बनता है। वास्तविक होता है और बहुत छोटा होता है। आगे देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तब प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है। आप देख पा रहे हैं आपकी वस्तु यहाँ छोटी है और केंद्र तथा अनंत के बीच में है। ये आपका पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, क्या बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा उल्टा बनता है और प्रतिबिंब आकार में बड़ा होता है। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो बेटा, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। ठीक है, ये भी सही बात है। और आपका जो प्रतिबिंब होता है ये हो गया, आपका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, नहीं छोटा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि आपकी वस्तु से बना प्रतिबिंब बड़ा है तथा क्या प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न 3, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, जो कि है नंबर 3 सही है। और प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब उल्टा होता है, या प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है, तो ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे बन रहा है, वक्रता केंद्र पे बनता है, वस्तु के बराबर बनता है तथा वास्तविक और उल्टा भी होता है, वास्तविक भी है तथा यह वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब है, तो यह उल्टा भी है। ये इसकी चारों विशेषताएं यहाँ पे सही बताई गई हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होती है, आप देख पा रहे हैं ये आपकी वस्तु है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है तथा यह वस्तु वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में है। तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब एक तो उल्टा बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब आकार में वस्तु से बड़ा बनता है तथा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे दर्पण के सामने बनता है, वक्रता केंद्र से पीछे दर्पण के सामने बनता है, यानी कि अनंत पर बनता है। और क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तो ये आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पार बनता है तथा वास्तविक भी होता है। आगे देखते हैं, जब वस्तु फोकस पर होती है तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये देखिए यहाँ पे आपकी वस्तु फोकस पे है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा तथा बड़ा व वास्तविक उल्टा बनेगा। तो कैसा है इसका प्रतिबिंब, उल्टा है, अनंत पर है और प्रतिबिंब बड़ा है तथा प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका ध्रुव है तथा फोकस है, इसके बीच में आपकी ये वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है, जो कि आपका दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो ये आपका प्रतिबिंब आभासी है तथा आभासी सीधा और बड़ा है, तो सीधा भी है और आप देख पा रहे हैं वस्तु से बड़ा भी होता है, तो प्रतिबिंब आकार में बहुत बड़ा होता है। प्रतिबिंब अवतल दर्पण के पीछे बनता है, हाँ, तो यह प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है, तो यह इसके पीछे बनता है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए
किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। वस्तु की स्थिति, अगर प्रतिबिंब आपका अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, तथा अगर वक्रता केंद्रों से पार है तो सी और बीच के बीच बनेगा, तथा वास्तविक व उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। इस प्रकार अनेक स्थितियां दी गई हैं जिनको आप अच्छे से देखकर विभिन्न प्रतिबिंबों को घर पे बनाकर उनकी अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। आगे चलते हैं अवतल दर्पण के कुछ उपयोग। तो अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं? इनका उपयोग टॉर्च एवं सर्च लाइट के प्रकाश को दूर फैलाने में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ इनका उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करके उन्हें अच्छी प्रकार से देखने के लिए करते हैं। दूरदर्शी यंत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में भी किया जाता है। टेबल लैंपों के शेडों में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखी हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है। यह प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में वस्तु से छोटा होता है। यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर बनता है। अन्य किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच ही बनता है। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। तो इसका उपयोग मोटरसाइकिल एवं स्वचालित वाहनों में तथा ड्राइवर द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। बाजार में गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में सड़कों के किनारे काफी क्षेत्र को प्रकाशित करता है। पौधे और अन्य सजीवों पर प्रकाश का प्रभाव। पौधे अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। प्रकाश सजीव के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। किसी प्रकाशानुवर्ती पौधे का प्रवाह अग्रक प्रकाश की तरफ अग्रसर होता है और तिलचट्टे तथा केंचुए जैसे जंतु प्रकाश से दूसरे अंधेरे क्षेत्रों की ओर भागते हैं। तो इस प्रकार प्रकाश पौधों के लिए तथा हमारे लिए विभिन्न रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं इस पाठ के कुछ तो आइए बेटा देखते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय तथ्य। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश देती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रकाशवान कहलाती हैं, तथा वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं देती अप्रकाशवान कहलाती हैं। प्रकाश अपारदर्शी पदार्थों से गुजर सकता है। पारभासी पदार्थों से प्रकाश का कुछ अंश गुजरता है तथा अपारदर्शी पदार्थों से प्रकाश बिल्कुल भी नहीं गुजर सकता। जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। दर्पण के परावर्तन तल के बीच बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दूरदर्शी यंत्र में अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। पौधे अपना भोजन संश्लेषित करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं बेटा इस पाठ का अभ्यास। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न का। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का समय लेता है? 8 मिनट का। कांच है पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी तथा ये सभी। तो कांच आपका पारदर्शी होता है। वाहन चालक की ओर लगा पीछे देखने वाला दर्पण है। वाहन चालक की ओर लगा पीछे देखने वाला दर्पण आपका कौन सा होता है? तो यह आपका उत्तल दर्पण होता है। आगे चलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के मध्य के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। फिर है प्रश्न खा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न खा का नंबर 1। सूर्य के व्यास की अपेक्षा डैश बहुत छोटी होती है। तो सूर्य के व्यास की अपेक्षा पृथ्वी बहुत छोटी होती है।
आभासी तथा छोटे प्रतिबिंब डैश में बनते हैं। तो आभासी तथा छोटे प्रतिबिंब आपके उत्तल दर्पण में बनते हैं। पॉलिश की हुई अथवा चमकदार सतह को डैश कहते हैं। पॉलिश की हुई अथवा चमकदार सतह को दर्पण कहते हैं। परावर्तित किरण एवं अभिलंब के मध्य के कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। दर्पण में परावर्तन तल के बीच के बिंदु को दर्पण का मुख्य बिंदु कहते हैं। फिर है बेटा आपका प्रश्न ग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रकाश के स्रोत क्या क्या हैं तथा दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से हैं। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, एफ एवं पी के बीच में क्या होता है। तो बेटा प्रकाश स्रोत हैं आपके दीप्त तथा अदीप्त, ये आपके दोनों प्रकार के होते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत कौन से हैं, तो सूर्य और बिजली का बल्ब आपका दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तथा आपके पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ आपके होते हैं वायु, शुद्ध जल तथा कांच। अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ होते हैं लकड़ी, तारकोल तथा पेंट। फिर है फोकस तथा ध्रुव के बीच में जो प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। तो बेटा ये यहाँ पे आपका अभ्यास खत्म हुआ। एक बार इसमें प्रश्न खा है जिसका आप नंबर 1 देखेंगे कि सूर्य के व्यास की अपेक्षा डैश बहुत छोटी होती है। यह सही है कि सूर्य के व्यास की अपेक्षा आपकी पृथ्वी बहुत छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे हम इस पाठ के अनुसार उपयुक्त उपयुक्त वर्ड लिखेंगे आपका चिड़िया, क्योंकि इसमें चिड़िया की बात की गई है कि सूर्य के व्यास की अपेक्षा आपकी चिड़िया बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो यहाँ पे आप चिड़िया कर लीजिए। यहाँ पे सही शब्द हमारा चिड़िया आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा क्रियाकलाप। तो बेटा इन दोनों को ही आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से यह पाठ समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।